समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन कभी कभी वो एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाता है जहां वर्तमान और अतीत का आमना सामना होता है। अनु के लिए आज वही दिन था। आज अनु के मन के भीतर एक तूफान सा उठा था। खिड़की के बाहर लगे पुराने नीम के पेड़ की टहनियाँ हवा में ऐसे हिल रही थी, मानो कोई पुराना घाव कुरेद रही हो। अनु, जिसकी उम्र अब ढलान पर थी, अपनी मखमली कुर्सी पर बैठी शून्य में ताक रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था, जो अब ठंडा हो चुका था। तभी बाहर वाले कमरे से उसकी बेटी तन्वी के पैर पटकने की आवाज़ आई, और उसके साथ ही हवा में तैरता हुआ ये वाक्य आया, जिसने अनु के कलेजे को चीर दिया। आप बहुत बुरी हो माँ। अनु की आंखें मूंद गई। वक्त की सुई जैसे अचानक पीछे की ओर भागने लगी। ये संवाद उसके लिए नया नहीं था। बरसों पहले जब तन्वी छोटी थी और उसे खिलौनों के लिए मना किया जाता था, तब भी वो यही कहती थी। जब वो जवान हुई और उसे देर रात तक बाहर रहने से रोका गया, तब भी यही शब्द निकले थे। लेकिन आज जब तन्वी खुद एक शादीशुदा औरत थी, उसके मुंह से निकले ये शब्द अनु के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा रहे थे। अनु ने ठंडी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसी सिलाई थी जो अब धड़धड़ाकर उधड़ रही थी। लोग कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है, पर अनु जानती थी कि कुछ जख्म केवल इसलिए होते हैं ताकि वे हमें सही रास्ते पर बनाए रखें। उसने अपनी नम आँखों को पोंछा और अतीत के उन गलियारों में उतर गई जहाँ उसका बचपन बीता था। अनु का जन्म इंदौर के एक ऐसे घराने में हुआ था जहाँ शान और शौकत दीवारों से बोलती थी। भले ही देश में रियासतें ख़त्म हो गई थी, लेकिन अनु के पापा ने उस वैभव को मरने नहीं दिया था। उनका घर नहीं, बहुत बड़ी कोठी थी जो किसी महल से कम ना थी। ऊंचे गुंबद, नक्काशीदार दरवाजे और हर कदम पर हाजिर रहने वाले नौकर चाकर। अनु और उसका भाई गौरव फूलों की सेज पर पले थे। उनके लिए सुबह का मतलब था चांदी की थाली में सजा नाश्ता, और शाम का मतलब था कोठी के बागों में घुड़सवारी। पापा के लिए गौरव उनकी आंखों का तारा था और अनु उनकी आन थी। बिटिया, तुम राजघराने की बेटी हो। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर इच्छा सिर आँखों पर है, पापा अक्सर उसे गोद में बिठाकर कहते थे। माँ भी उसे गहनों और रेशमी वस्त्रों से लाद कर रखती थी। अनु ने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी की कड़वाहट कैसी होती है। उसे लगता था कि दुनिया बस इतनी ही खूबसूरत है जहाँ अभाव का कोई नामो निशान नहीं है। गौरव और अनु दोनों भाई बहन के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन गौरव की विलासिता धीरे धीरे उसे एक ऐसे अंधेरे की ओर ले जा रही थी जिससे अनु उस वक्त अनजान थी। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। अनु अब कॉलेज जाने लगी थी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में जब वो अपनी महंगी गाड़ी से उतरती तो सबकी निगाहें उस पर ठहर जाती। लेकिन अनु का मन उन महफिलों में नहीं लगता था। उसे तलाश थी किसी ऐसी गहराई की जो उसे इन ऊपरी चमक धमक से परे ले जाए। यहीं उसकी मुलाकात संजीव से हुई। संजीव कॉलेज का सबसे मेधावी छात्र था, पर उसकी सादगी उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज बिखेरती थी। जहाँ दूसरे लड़के ब्रांडेड कपड़ों और गाड़ियों की बातें करते, संजीव अपनी पुरानी साइकिल पर आता और लाइब्रेरी के किसी कोने में बैठकर दुनिया भर का ज्ञान समेटता। एक दिन कॉलेज के एनुअल फंक्शन के नाटक में दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। रिहर्सल के दौरान अनु ने देखा कि संजीव के विचार कितने ऊंचे हैं। अनु जी, पैसा इंसान को सुविधा दे सकता है, पर संस्कार और चरित्र उसे पहचान देते हैं, संजीव ने एक बार सहज भाव से कहा था। अनु को लगा जैसे किसी ने उसकी बंद आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। धीरे धीरे नोट्स के आदान प्रदान और कॉफ़ी हाउस की छोटी मुलाकातों के बीच कभी आकर्षण प्रेम में बदल गया, पता ही नहीं चला। संजीव के सादे जीवन और उच्च विचारों ने अनु को अपना मुरीद बना लिया था। जब अनु ने अपने घर में संजीव के बारे में बताया तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली शिक्षक के बेटे से मेरी बेटी शादी करेगी? कभी नहीं। गौरव ने भी अपनी बहन का विरोध किया। उसे लगा कि ये राजघराने की तौहीन है, लेकिन अनु इस बार अडिग थी। उसने 3 साल तक अपने पापा को मनाने की कोशिश की। सहेलियों ने कहा भागकर शादी कर लो, पर अनु और संजीव दोनों का एक ही उसूल था, शादी होगी तो बड़ों के आशीर्वाद से। संजीव ने अनु से कहा था,
अगर मैं तुम्हें भगा कर ले गया तो मैं तुम्हारे पिता का सम्मान कभी नहीं जीत पाऊंगा। मुझे वक्त चाहिए। आखिरकार अनु की जिद और संजीव की शराफत के आगे पापा को झुकना पड़ा। पापा बहुत कुछ देना चाहते थे पर संजीव ने इनकार कर दिया। संजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे आपकी बेटी चाहिए पापा, आपकी दौलत नहीं। अनु महल से निकलकर साधारण से घर परिवार की बहू बन गई। अनु उस दिन केवल एक साधारण शादी में विदा होकर संजीव के छोटे से 2 कमरों के मकान में आ गई। उसने गहने उतार दिए, रेशमी कपड़े छोड़ दिया और एक शिक्षक की पत्नी के रूप में अपनी नई पहचान को गले लगा लिया। शादी के शुरुआती दिन अनु के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। जहाँ कभी दर्जनों नौकर आगे पीछे घूमते थे, अब उसे खुद चूल्हा फूंकना पड़ता था। संजीव की आय बहुत सीमित थी। कभी कभी महीने के आखिरी दिनों में नमक रोटी पर भी गुजारा करना पड़ता। अनु कभी कभी झुंझला जाती, संजीव हम क्यों इतनी तंगी में जी रहे हैं? अगर आपने पापा से थोड़े पैसे ले लिए होते तो आज हम एक अच्छे घर में होते। संजीव उसे अपने पास बिठाते और प्यार से समझाते, अनु मेहनत की रोटी में जो मिठास है वह एहसान की दावतों में नहीं। क्या तुम खुश नहीं हो? संजीव का निश्चल प्रेम और उसका सम्मान अनु के सारे गुस्से को बर्फ़ की तरह पिघला देता। धीरे धीरे अनु ने खुद को ढाल लिया। उसने सीखा कि कैसे एक एक पैसे की बचत की जाती है। उसने अपनी महंगी साड़ियों की जगह साधारण लिबास को अपना लिया। जब संजीव ने उसे पहली बार अपनी कमाई से एक छोटी सी सोने की अंगूठी लाकर दी तो अनु को दुनिया के सबसे महंगे हार से ज़्यादा कीमती लगी। वक्त बीतता गया और संजीव की मेहनत से वे एक स्थिर जीवन की ओर बढ़े। संजीव कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। संजीव के प्रोफेसर बनते ही घर में स्थिरता आई। अब अनु के पास अपनी छोटी सी गृहस्थी को सजाने के साधन थे। अब उनके घर में खुशियाँ थी, सुकून था और जल्द ही 2 नन्हे मेहमानों तन्वी और अनुज की किलकारियाँ गूंजने वाली थी। इसी बीच तन्वी का जन्म हुआ। तन्वी की बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल अनु जैसी थी। उसके बाद अनुज आया। घर बच्चों की किलकारियों से भर गया। अनु एक समर्पित माँ थी। वो बच्चों के लिए हर छोटी चीज़ खुद खरीदती। वो बच्चों के लिए हर छोटी चीज़ खुद करती। उनके कपड़े धोना, उनके लिए पौष्टिक खाना बनाना और उन्हें कहानियाँ सुनाना। लेकिन इसी सुख के बीच अनु के मन में किसी कोने में एक अनजाना डर हमेशा बैठा रहता। जब भी वो अपने बच्चों को खेलते देखती तो उसे अपने भाई गौरव का बचपन याद आ जाता। वो सोचती कि क्या सिर्फ प्यार और सुख सुविधाएं देना ही काफ़ी है? क्या अत्यधिक स्वतंत्रता बच्चों को बिगाड़ तो नहीं देगी? अनु के मायके की वो हवेली जो कभी खुशियों का केंद्र थी, अब खामोश रहने लगी थी। अनु के पापा ने गौरव को उच्च शिक्षा के लिए बाहर शहर भेजा था, ये सोचकर कि वो राजघराने की प्रतिष्ठा को आधुनिक युग में आगे बढ़ाएगा। लेकिन गौरव ने शहर की चकाचौंध में अपनी जड़ें खो दी। शुरुआत दोस्तों के साथ स्टेटस सिंबल के नाम पर ली गई शराब से हुई, जो धीरे धीरे चरस और स्मैक जैसे जानलेवा नशों तक पहुंच गई। जब गौरव छुट्टियों में घर आता तो उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन होता था। वो घंटों अपने कमरे में बंद रहता। माँ को लगता कि शायद पढ़ाई का दबाव है, पर पापा का अनुभवी मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता था। पापा ने सोचा कि शायद शादी के बाद गौरव की जिम्मेदारी उसे सुधार देगी। उन्होंने एक बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की श्वेता से गौरव का विवाह बड़े धूमधाम से किया। अनु अपनी भाभी श्वेता को देखकर बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब भाई की जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन नशा एक ऐसा दलदल है जो किसी रिश्ते की कदर नहीं करता। शादी की पहली ही रात गौरव नशे में धुत होकर घर लौटा। श्वेता के अरमान पहली ही रात आंसुओं में बह गए। गौरव ने न केवल श्वेता के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि वो उसके गहने तक चुराकर नशे के सौदागरों को देने लगा। श्वेता ने महीनों तक ये जुल्म सहा, इस उम्मीद में कि गौरव बदल जाएगा। पर गौरव की दुनिया अब सिर्फ नशीले पदार्थों के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। गौरव की लत ने हवेली की आर्थिक कमर तोड़ दी थी। वो नशे की खातिर कभी खेतों के कागजात चुराता तो कभी हवेली के प्राचीन झूमर और चांदी के बर्तन औने पौने दामों में बेच आता। घर में आए दिन लेनदारों का जमावड़ा लगा रहता, जो पापा को सरेआम जलील करते थे। एक दिन गौरव ने नशे के जुनून में श्वेता पर हाथ उठा दिया। उस समय श्वेता की गोद में उसका छोटा बच्चा था।
पापा ने जब ये देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने गौरव को घर से निकाल दिया। श्वेता जो अब तक खामोश थी, टूट चुकी थी। वो अपने बेटे को लेकर अपने पीहर चली गई और जाते ही जाते उसने गौरव से सारे रिश्ते तोड़ दिए। गौरव को अपनी पत्नी और बेटे के जाने का कोई गम नहीं था। उसे बस अपने अगले डोज की फिक्र थी। अनु जब भी मायके आती उसे अपनी माँ मंदिर में रोते हुए और भगवान से बेटे की जिंदगी की भीख मांगते हुए मिलती। मेरा गौरव ऐसा नहीं था अनु, उसे किसी की नज़र लग गई है। माँ बिलखती थी। पापा ने गौरव को सुधारने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में महीनों रखा, भारी पुलिस केस लड़े और लाखों खर्च किए, पर गौरव हर बार वहाँ से भाग निकलता या बाहर आते ही फिर उसी गर्त में गिर जाता। पापा जो कभी शेर की तरह दहाड़ते थे, अब एक जिंदा लाश बन चुके थे। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने गौरव को अनुशासन के बजाय सिर्फ ऐश्वर्य दिया। उन्होंने अनु से एक बार कहा था, अनु, ममता जब सीमा लांघती है तो वो संतान के लिए जहर बन जाती है। मैंने गौरव को ना कहना नहीं सीखा और आज वो पूरी दुनिया को ना कह चुका है। एक दिन अनु जब अपने मायके गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आत्मा कांप गई। जिस कोठी में कभी इत्र की खुशबू महकती थी, वहाँ अब सड़ांध और वीरानी थी। पापा बूढ़े और असहाय हो चुके थे। गौरव ने नशे के लिए घर के कीमती सामान, बर्तन और यहाँ तक कि माँ के गहने तक बेच दिए थे। अनु, मैंने इसे बहुत समझाया, बहुत मारा, नशा मुक्ति केंद्र में भी रखा, पर ये नहीं सुधरा। पापा ने रोते हुए कहा था। गौरव अब वो प्यारा भाई नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा साया बन गया था जो सिर्फ पैसों के लिए घर आता था। अनु ने देखा कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार नशे की बलि चढ़ गया। भाई की बर्बादी ने अनु के भीतर की कोमल माँ को डरा दिया। उसने एक संकल्प लिया, मैं अपने बच्चों को काबिल बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे उनके सामने कितना भी सख्त क्यों ना बनना पड़े। उसने अपने ममता भरे दिल के ऊपर अनुशासन का एक मजबूत खोल चढ़ा लिया। संजीव बच्चों के साथ बहुत नरम थे। वे कहते, अनु, इन्हें खुलकर जीने दो, बचपन बार बार नहीं आता। पर अनु के दिमाग में इंदौर की वो गलियां घूमती थी जहां एक राजकुमार ने अपनी जिंदगी अंधेरे में झोंक दी थी। अनु के जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उसके मायके से खबर आई कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। जब वो वहाँ पहुंची तो गौरव वहाँ नहीं था। वो नशे के लिए पैसे ना मिलने पर घर छोड़कर भाग गया था। पापा ने अनु का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने गौरव को प्यार दिया पर संस्कार और लगाम नहीं दी। आज उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तुम अपने बच्चों के साथ कभी ये गलती मत करना। पापा की आंखों के सामने ही गौरव के नशे की लत ने हवेली की आखिरी ईंट भी नीलाम कर दी थी। उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद माँ भी गम में चल बसी। इस घटना ने अनु को पत्थर बना दिया। उसने तय किया कि वो ममता दिखाएगी, पर अनुशासन की कीमत पर कभी नहीं। अब तन्वी और अनुज के लिए नियम बदल गए थे। सुबह 7 बजे उठना अनिवार्य था। नाश्ते से लेकर पढ़ाई और खेल तक का समय तय था। अनु ने उनकी पॉकेट मनी इतनी कम कर दी थी कि वे फिजूल खर्ची के बारे में सोच भी ना सके। वो उनके दोस्तों पर कड़ी नज़र रखती। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर या शरारती होता तो अनु उसे अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देती। संजीव अक्सर विरोध करते, अनु, तुम बच्चों का दम घोट रही हो। पर अनु का एक ही जवाब होता, मैं उन्हें गौरव भैया बनते नहीं देख सकती संजीव। आज की ये शक्ति उनके कल की सुरक्षा है। तन्वी और अनु जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें अपनी माँ की तुलना दूसरों की मम्मियों से करना शुरू कर दिया। तन्वी की सहेलियाँ नए कपड़े पहनकर फिल्में देखने जाती, रेस्टोरेंट में पार्टी करती, लेकिन तन्वी के लिए घर का खाना और स्कूल की किताबें ही उसकी दुनिया थी। एक समय ऐसा आया जब संजीव की नौकरी में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई और 2 महीने तक वेतन नहीं मिला। अनु ने बच्चों को ये नहीं बताया, पर उसने घर के खर्चों में भारी कटौती कर दी। अनुज को एक नया क्रिकेट बैट चाहिए था। वो जिद करने लगा और खाना छोड़ दिया। संजीव का दिल पसीज गया। वे उधार लेकर बैट लाने को तैयार थे, पर अनु ने उन्हें रोक दिया। उसने अनुज को अपने पास बुलाया और उसे रसोई में ले गई। उसने दिखाया कि कैसे वो बची हुई राई से नाश्ता बना रही है ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। उसने कहा, अनुज,
चीज़ें मांगने से नहीं कमाने से मिलती है, और जब तक तुम्हारे पास अपनी कमाई ना हो तब तक ज़रूरतों को सीमित रखना चाहिए। अनुज उस दिन रोया, पर उसे मूल्य समझ आने लगे। एक बार तन्वी ने जिद की कि उसे अपनी सहेली के बर्थडे की रात वाली पार्टी में जाना है। अनु ने साफ मना कर दिया। रात को घर से बाहर रहना हमारी संस्कृति नहीं है तन्वी, तुम्हें जाना है तो दिन में जाकर मिल आओ। तन्वी रोई चिल्लाई, पर अनु टस से मस नहीं हुई। उस रात तन्वी ने पहली बार अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और बुदबुदाई, आप दुनिया की सबसे गंदी माँ हो। अनु ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो सुना। उसका दिल तड़प उठा, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसे पता था कि ढील दी गई तो लगाम हाथ से निकल जाएगी। जब तन्वी 9वीं कक्षा में थी तब एक बार वो स्कूल से बिना बताए अपनी सहेली के घर एक बर्थडे सरप्राइज़ के लिए चली गई थी। वो 2 घंटे देरी से घर पहुंची। संजीव उसे देखते ही गले लगाने दौड़े, पर अनु ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। अनु ने उस दिन तन्वी को मारा नहीं, बल्कि उसे कमरे में बंद कर दिया और खुद भी पूरी रात उसके कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठी रही। माँ, आप अंदर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तन्वी रोती रही, पर अनु ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो अनु की आंखें लाल थी। उसने तन्वी से बस इतना कहा, डर बुराई से लगना चाहिए, अकेलेपन से नहीं। जिस दिन तुम मर्यादा लांघती हो तुम अकेली हो जाती हो। तन्वी को उस दिन समझ आया कि माँ की खामोशी उनकी मार से ज़्यादा दर्दनाक है। साल बीतते गए। अनुज अपनी स्कूली शिक्षा के अंतिम दौर में था। अनु की सख्ती के कारण दोनों पढ़ाई में अव्वल थे। तन्वी अब कॉलेज में पहुंच गई थी। कॉलेज के पहले साल में तन्वी ने शॉर्ट ड्रेस पहनने की ज़िद की। उस समय उनके समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। अनु ने कहा, कपड़े वो पहनो जो तुम्हारी गरिमा बढ़ाए, ना कि जो तुम्हें प्रदर्शन की वस्तु बना दे। तन्वी ने इसे अपनी पर्सनल चॉइस बताया और बहस की। अनु ने उस दिन तन्वी की सारी पॉकेट मनी बंद कर दी और उसे कॉलेज तक खुद छोड़ने जाने लगी। तन्वी को अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने संजीव से शिकायत की, पापा माँ हिटलर है। संजीव ने बस इतना कहा, बेटा हिटलर विनाश करता था, तुम्हारी माँ निर्माण कर रही है, एक दिन तुम्हें समझ आएगा। उस विद्रोह की आग ने माँ बेटी के बीच संवाद लगभग खत्म कर दिया था। संजीव अपनी पत्नी के अनुशासन की प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि बच्चों का भविष्य संवर रहा था। पूरी दुनिया को लगता था कि अनु एक निष्ठुर महिला है, लेकिन हर रात जब बच्चे और संजीव सो जाते थे, अनु बच्चों की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों की नज़रों में बुरी बनी रहूं, ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके। मुझे उनकी नफ़रत मंजूर है, पर उनकी बर्बादी नहीं। वो खिड़की से चांद को देखती और सोचती कि क्या वो सच में बहुत ज़्यादा कर रही है। पर जैसे ही उसे अपने भाई का डरावना चेहरा याद आता, उसका इरादा फिर फौलाद जैसा हो जाता। वो अपनी ममता को एक संदूक में बंद कर देती और सुबह फिर वही अनुशासन की देवी बनकर बाहर निकलती। अचानक एक काली रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। संजीव को रात में अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। अनु ने एम्बुलेंस बुलाई, भाग दौड़ की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही संजीव ने अनु का हाथ थामे हुए आखिरी सांस ली। अनु के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका दोस्त, उसका प्रेमी उसे छोड़ गया था। अब वो अकेली थी और सामने 2 जवान होते बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसे शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि अब उसे ना केवल माँ बल्कि पिता की भूमिका भी निभानी थी। उसने संजीव के जाने के बाद अपनी आंखों के आंसू सुखा लिए और अपने अनुशासन को और भी कड़ा कर लिया, ताकि आर्थिक तंगी उनके बच्चों के सपनों को ना निगल जाए। संजीव के जाने के बाद घर में जो सन्नाटा पसरा, उसने अनु को भीतर तक झकझोर दिया। घर का वो कोना जहाँ संजीव बैठकर अपनी किताबें पढ़ा करते थे, अब खाली था। आर्थिक संकट भी सर पर मंडराने लगा था। संजीव की पेंशन और जमा पूंजी इतनी नहीं थी कि तन्वी की इंजीनियरिंग और अनुज के ऊंचे सपनों को पूरा किया जा सके। अनु ने रात रात भर जाकर हिसाब लगाया। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। संजीव के कॉलेज के प्रिंसिपल और पुराने मित्रों की सिफारिश से अनु को उसी संस्थान में एक जूनियर टीचर की नौकरी मिल गई।
जिस कॉलेज में वो कभी प्रोफेसर की पत्नी बनकर गर्व से जाती थी, अब वहाँ उसे एक साधारण कर्मचारी की तरह मेहनत करनी थी। उसने अपनी चप्पलें घिस ली, अपनी भूख मार दी, लेकिन बच्चों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अनाथ या असहाय हैं। उसने बच्चों से कहा, तुम्हारे पापा चले गए हैं, लेकिन उनके सपने अभी भी ज़िंदा हैं और उन सपनों को पूरा करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी। तन्वी अब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थी। वो सुंदर थी, बुद्धिमान थी और आधुनिक दुनिया की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचती थी। कॉलेज के लड़के उसके पीछे रहते, पार्टियां होती, लेकिन अनु का अनुशासन एक ढाल बनकर उसके सामने खड़ा रहता। एक बार कॉलेज में एक ट्रिप गोवा जाने वाली थी। तन्वी ने बहुत मिन्नतें की, माँ सब जा रहे हैं, पापा होते तो मना नहीं करते। अनु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा होते तो शायद तुम्हें ले जाते, पर मैं नहीं ले जा सकती। हमारे पास फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हारी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। तन्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खाना छोड़ दिया, पर अनु ने अपनी ममता को आंसुओं में नहीं बहने दिया। उसने तन्वी के टिफ़िन में उसकी पसंदीदा डिश रखी, पर नियम नहीं बदला। तन्वी को लगा कि उसकी माँ उसकी दुश्मन है, जो उसे एंजॉय नहीं करने देना चाहती। अनु, जो अब 12वीं पास कर चुका था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहता था। अनु ने अपनी बरसों की जमा पूंजी और संजीव की बीमा राशि का एक एक पैसा उसकी पढ़ाई में लगा दिया। अनुज अपनी माँ के त्याग को समझता था, पर उसे माँ की टोकम टाकी और छोटी छोटी बातों पर सवाल पूछना पसंद नहीं था। माँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, अनुज अक्सर कहता। पर अनु के मन में भाई गौरव की तस्वीर आज भी वैसी ही ताज़ा थी। वो अनुज के फ़ोन चेक करती, उसके दोस्तों के बारे में पूछताछ करती। उसे डर था कि कहीं शहर की हवा उसके बेटे के पैर न डगमगा दे। अनुज को लगता था कि माँ उस पर भरोसा नहीं करती। माँ बेटे के बीच एक खामोश दीवार खड़ी होने लगी थी, जो प्यार से नहीं बल्कि अनुशासन के कंक्रीट से बनी थी। मेहनत रंग लाई। तन्वी ने न केवल इंजीनियरिंग पूरी की, बल्कि एक प्रतिष्ठित संस्थान से एमबीए भी कर लिया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी नौकरी मिली। वहीं उसकी मुलाकात अभय से हुई। अभय का व्यक्तित्व संजीव से बहुत मिलता जुलता था। अभय एक सुलझा हुआ और अच्छे स्वभाव का लड़का था। वो सुशिक्षित परिवार से आता था। उसके पिता एक ईमानदार बैंक मैनेजर थे और माँ ने हमेशा उसे रिश्तों की मर्यादा सिखाई थी। अभय जब पहली बार तन्वी से कंपनी की एक मीटिंग में मिला, तो वो उसकी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास पर फिदा हो गया। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि तन्वी के भीतर एक अनकही बेचैनी और विद्रोह की भावना है। जब शादी की बात चली, तो अभय ने तन्वी की माँ अनु से मिलने की इच्छा जताई। पहली ही मुलाकात में अनु की पारखी नज़रों ने अभय को भांप लिया था। अनु ने अभय से अकेले में पूछा था, बेटा, मेरी बेटी को संभालना आसान नहीं होगा। वो एक ऐसे सांचे में पली है जहाँ प्यार कम और पहरा ज़्यादा था। क्या तुम उसके उस गुस्से को सह पाओगे जो असल में मेरे प्रति है? अभय ने तब मुस्कुराकर कहा था, माँ, घाव गहरा हो तो मरहम को भी समय लगता है। मैं तन्वी को वो खुला आसमान दूंगा जिसकी उसे तलाश है, पर बादलों की सीमा के साथ। अनु ने अपनी सारी मर्यादा और गरिमा के साथ तन्वी का हाथ अभय के हाथ में दे दिया। शादी के बाद शुरुआती महीने बहुत खूबसूरत थे। अभय तन्वी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वो उसे महंगे उपहार देता, बाहर घुमाने ले जाता, लेकिन धीरे धीरे तन्वी ने उस आज़ादी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो अक्सर ऑफिस के बाद देर रात तक नेटवर्किंग के नाम पर पार्टियों में रहने लगी। एक रात जब तन्वी नशे की हालत में घर लौटी, तो अभय का धैर्य जवाब दे गया। उसने चिल्लाकर नहीं, बल्कि बहुत शांति से कहा, तन्वी, आज़ादी का मतलब अपनी गरिमा को खोना नहीं होता। तुम आज वही कर रही हो जिससे तुम्हारी माँ तुम्हें बचाना चाहती थी। तन्वी को अभय की ये बात चुभ गई। उसे लगा कि उसकी शादी भी उसकी माँ की तरह एक अनुशासन का केंद्र बनती जा रही है। अभय ने उस रात सोफे पर सोकर गुजारी, पर उसने तन्वी की गलत हरकत का समर्थन नहीं किया। उधर अनुज को एक बड़ी कंपनी ने सीधे अमेरिका बुला लिया। जिस दिन अनुज एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, अनु का दिल फट रहा था।
वो उसे गले लगाकर रोना चाहती थी, कहना चाहती थी कि मत जा बेटा, पर उसके कठोर अनुशासन ने उसे रोक लिया। उसने बस इतना कहा, वहाँ जाकर अपनी जड़ों को मत भूलना। अनुज ने पैर छुए और बिना पीछे मुड़े चला गया। अनु अपने खाली घर में वापस आ गई। उसके दोनों बच्चे सफल थे, पर वे उससे बहुत दूर हो चुके थे। ना केवल मीलों की दूरी बल्कि दिलों की दूरी भी। जब अनुज पहली बार न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर उतरा, उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। ऊंची इमारतें, भागती हुई जिंदगी और सर्द हवाएं। शुरुआती कुछ दिन उत्साह में बीते, लेकिन जैसे ही काम का दबाव बढ़ा, उसे अकेलेपन ने घेर लिया। वहाँ कोई नहीं था जो सुबह सुबह उसे जगाए या रात को दूध का गिलास मेज पर रखे। उसे माँ की वो सख्त आवाज़ याद आने लगी, जिसे वो कभी शोर समझता था। अपार्टमेंट के छोटे से कमरे में उसे अपनी जड़ें याद आती। जब ऑफिस में उसके अमेरिकी सहकर्मी उसे ब्राउन बॉय कहकर मजाक उड़ाते या उसके अंग्रेजी के लहजे पर हंसते, तो उसका मन करता कि सब छोड़कर वापस भाग जाए। लेकिन तभी उसके कानों में अनु की आवाज़ गूंजती, मुसीबतें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए आती हैं कि तुम कितने मजबूत हो। अमेरिका में रहते हुए अनुज ने न केवल काम का ही बल्कि रंग भेद का भी सामना किया। एक बार एक स्टोर में उसे बिना वजह शक की निगाह से देखा गया और उसकी तलाशी ली गई। वो अपमानित महसूस कर रहा था, उसका खून उबल रहा था। उसने अनु को फ़ोन किया और अपना दुख साझा किया। अनु ने शांत स्वर में कहा, अनुज, लोग तुम्हें वही दिखाएंगे जो उनके पास है। तुम उन्हें वो दिखाओ जो तुम्हारे पास है। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। स्वाभिमान से समझौता मत करना, पर अहंकार में अपना संयम भी मत खोना। माँ की इस संतुलित सलाह ने उसे टूटने से बचा लिया। उसने कानूनी और गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और अंततः स्टोर के मैनेजर को उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। अब अनु के जीवन में केवल स्कूल, उसकी किताबें और संजीव की यादें बची थी। वो हर हफ्ते बच्चों को फ़ोन करती, पर बातें बस कैसी हो और ठीक हूँ तक सिमट कर रह गई थी। तन्वी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में व्यस्त थी और अनुज अमेरिका के भागदौड़ में। अमेरिका की नाइट लाइफ और वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाली संस्कृति ने अनुज को भी अपनी ओर खींचना शुरू किया। उसके कुछ भारतीय दोस्तों ने उसे नशीले पदार्थों और कैसीनो की दुनिया से परिचित कराया। अरे यार अनुज, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, थोड़ा एंजॉय करो, उसके दोस्तों ने उसे उकसाया। एक रात अनुज एक ऐसी ही पार्टी में था जहाँ नशीली पदार्थों का दौर चल रहा था। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे धुंधली सी एक तस्वीर याद आई। इंदौर की वो पुरानी हवेली और गौरव मामा की वो डरावनी आंखें जिनका जिक्र माँ अक्सर डराने के लिए करती थी। उसे लगा जैसे अनु उसके सामने खड़ी है और उसकी आंखों में वही पुरानी कठोरता और उम्मीद है। अनुज ने वो हाथ पीछे खींच लिया और बिना कुछ बोले पार्टी से बाहर निकल आया। उस रात बर्फीली सड़क पर चलते हुए उसने महसूस किया कि माँ की बुराई वास्तव में उसका GPS थी, जो उसे भटकने से बचा रही थी। जैसे जैसे समय बीता, अनुज और अनु के बीच की दूरियां कम होने लगी। अब अनुज के पास अपनी माँ की हर डांट का उत्तर था। वो समझ गया था कि जिसे वो हिटलर शाही कहता था, वो असल में एक माँ की तपस्या थी। वो हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अनु के नाम से एक चैरिटी में जमा कराने लगा। अनु अब रिटायरमेंट के करीब थी। उसके घुटनों में दर्द रहने लगा था, पर वो आज भी अपना सारा काम खुद करती। उसने कभी बच्चों से शिकायत नहीं की कि वो अकेली है। उसे लगता था कि उसकी तपस्या सफल हो गई है। उसके बच्चे उसके भाई गौरव की तरह बर्बाद नहीं हुए। वे समाज के प्रतिष्ठित नागरिक थे। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता कि क्या उसने अनुशासन के चक्कर में बच्चों का वो कोमल प्यार खो दिया है। क्या वो सच में बुरी माँ थी। अनु के रिटायरमेंट में अब कुछ ही समय शेष था। कॉलेज के गलियारों में अब वो एक सम्मानित बुजुर्ग शिक्षिका के रूप में जानी जाती थी।
घर पर वो शाम को संजीव की तस्वीर के सामने दिया जलाती और घंटों उनसे बातें करती। देखो संजीव, तन्वी सेटल हो गई है, अनुज 7 समंदर पार नाम कमा रहा है, आपकी मेहनत सफल रही। तभी खिड़की से आती ठंडी हवाओं से अचानक अनु के चेहरे को छुआ और वो झटके से अतीत के उन काले सायों से बाहर निकल आई। उसके हाथ अभी भी संजीव की उस पुरानी धुंधली तस्वीर पर थमे हुए थे। कमरे का सन्नाटा बाहर हॉल में मचे शोर से टकरा रहा था। अनु ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों के कोर पोंछे। वो इंदौर की हवेली की अनु नहीं थी, वो बुरी माँ अनु थी जिसे आज फिर एक जंग लड़नी थी। माँ, क्या आप सो गई हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। तन्वी का स्वर अब कमरे के दरवाजे तक पहुँच चुका था। अनु उठी। सामने तन्वी खड़ी थी। तन्वी के हाथ में उसका स्मार्टफोन था जिसकी स्क्रीन पर अभय के दर्जनों मिस कॉल चमक रहे थे। तन्वी ने तीखे स्वर में कहा, अभय का फ़ोन था, वो कह रहा है कि आपने उससे बात की। माँ, आपने उसे हिम्मत कैसे दी कि वो मुझे फ़ोन करे? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है, बिल्कुल आपकी तरह। अनु ने गहरी स्थिर दृष्टि से अपनी बेटी को देखा। तन्वी, बैठो। मुझे नहीं बैठना माँ, मुझे बस ये जानना है कि आप मेरी तरफ क्यों नहीं हैं। मैं आपकी बेटी हूँ। अभय ने उस दिन सबके सामने मुझे बियर पीने से रोका। क्या ये मेरा अपमान नहीं है? मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अनु की आवाज़ इस बार बर्फ़ की तरह ठंडी और फौलाद की तरह मजबूत थी। आज़ादी और आवारापन के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है तन्वी, जिसे तुम अपनी सफलता के नशे में देख नहीं पा रही हो। तुम कह रही हो कि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। माँ, बस करो वही पुराने लेक्चर्स। माँ, मैं बस एक मॉडर्न लाइफ चाहती हूँ। अनु उसके करीब गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। मॉडर्न होना कपड़ों और ड्रिंक से नहीं आता तन्वी, सोच से आता है। अब मैं तुम्हें रोक नहीं रहा था, वो तुम्हें संभाल रहा था। जिस दिन कोई तुम्हें टोकना बंद कर देगा, समझ लेना उस दिन तुमने अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया है। अनुशासन को कैद मत समझो। अगर समंदर अपनी लहरों को अनुशासन में न रखे तो वो जीवन देने के बजाय सुनामी बन जाता है। तन्वी ने झटके से अपना कंधा छुड़ाया। आप कभी नहीं बदलेंगी। काश पापा आज यहाँ होते। अनु के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। पापा यहाँ होते तो शायद वो भी यही कहते जो मैं कह रही हूँ तन्वी। आज तुम मुझे बुरा कह रही हो, मुझे मंजूर है। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम खड़े होकर मुझसे बहस कर सको। ये मेरी जीत है, लेकिन मैं तुम्हें उस काबिल नहीं बनने दूंगी कि तुम अपनी हंसती खेलती गृहस्थी को आग लगा दो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो यहाँ मेरे नियम चलेंगे, और मेरा पहला नियम ये है, रिश्ते अहंकार से नहीं एहसास से चलते हैं। उधर ससुराल में जब से तन्वी घर छोड़कर मायके चली गई थी तो अभय टूट गया था। उसके माता पिता ने कहा, छोड़ दो ऐसी लड़की को जो घर की इज्जत नहीं समझती। लेकिन अभय जानता था कि तन्वी बुरी नहीं है, बस वो भटक गई है। उसने अनु को फ़ोन किया और सब सच बता दिया। अनु चाहती तो अपनी बेटी का पक्ष लेकर अभय को कोस सकती थी, लेकिन वह अनु थी। उसने तन्वी को चाय का कप पकड़ाया और शांति से कहा, तन्वी, अभय तुम्हें गुलाम नहीं बना रहा, वो तुम्हें बचा रहा है। नशा चाहे बियर का हो या अहंकार का, वो इंसान को अंधा कर देता है। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे मामा गौरव का क्या हश्र हुआ था? वो भी शुरुआत ऐसे ही शौक से करते थे। तन्वी भड़क गई। फिर वही पुरानी बातें। मैं खुद कमाती हूँ माँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं। मैं यहाँ आपके पास रहने आई हूँ, मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी। अनु ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी कमियों की वकील नहीं। अगर तुम्हारी गलती है तो मैं साथ नहीं दूंगी। माँ बेटी के बीच बरसों का दबा हुआ लावा फूट पड़ा। अगले 2 दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। तन्वी ने उम्मीद की थी कि माँ उसे दुलारेगी, अभय को फ़ोन करके डांटेगी, पर अनु ने इसके उल्टा किया। उसने अभय को फ़ोन किया और उसे घर बुलाया। जब अभय आया तो तन्वी अपने कमरे में बंद हो गई। अनु ने अभय से अकेले में बात की। बेटा, तन्वी नादान है, उसे अपनी सफलता का थोड़ा गुरूर हो गया है, पर तुम हार मत मानना। रिश्तों में झुकना कमज़ोरी नहीं, बड़प्पन होता है। अभय की आंखों में आंसू थे। उसने कहा,
माँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अनु ने अभय को आश्वासन दिया कि वो तन्वी को समझाएगी, चाहे इसके लिए उसे फिर से बुरी माँ क्यों ना बनना पड़े। उसी शाम अनु तन्वी के कमरे में गई। तन्वी सामान पैक कर रही थी, शायद किसी होटल में जाने के लिए। अनु ने उसे रोका। तनु बेटा, तू कहती है कि तू आज़ाद होना चाहती है, पर याद रख, पतंग तब तक ही ऊंची उड़ती है जब तक वो डोर से बंधी होती है। डोर टूटते ही वो कचरे के ढेर में गिरती है। तन्वी ने चिल्लाकर कहा, आप हमेशा मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं, बचपन में भी और अब भी। आप बहुत बुरी हो माँ। अनु की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, पर अगले ही पल वो पत्थर जैसी हो गई। उसने कहा, हाँ मैं बुरी हूँ, और इसी बुरी माँ ने तुझे इस काबिल बनाया है कि आज तू आज़ादी की बात कर रही है। अगर आज तू घर छोड़कर गई तो तू अपनी आज़ादी नहीं, अपना अहंकार जीत रही होगी, और अहंकार की जीत हमेशा अकेलेपन पर ख़त्म होती है। अनु ने साफ कह दिया कि यदि उसे इस घर में रहना है तो उसे अपनी गलती माननी होगी, वरना वो जहाँ चाहे जा सकती है। अनु की दो टूक बातों ने तन्वी को सन्न कर दिया था। उस रात तन्वी सो नहीं सकी। वो अपनी माँ के कठोर चेहरे को याद कर रही थी, जिसमें एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने चारों ओर देखा, वही पुराना कमरा, वही सादगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर उसकी इंजीनियरिंग की फ़ीस भरी थी। उसे याद आया कि कैसे माँ ने बरसों से अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी थी। तन्वी को पहली बार एहसास हुआ कि माँ की बुराई वास्तव में एक सुरक्षा कवच थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ चांद बादलों के पीछे छिप रहा था। उसे अपनी सहेलियों की याद आई, जिनकी शादियाँ टूट चुकी थी क्योंकि वे आज़ादी और स्वच्छता के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाई थी। क्या वो भी उसी रास्ते पर थी? अनु बगल के कमरे में जाग रही थी। संजीव की तस्वीर के सामने बैठी वो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी का घर उजड़ने से बच जाए। उधर विदेश में अनुज की कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसके सीनियर ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसे सबसे कठिन काम सौंप दिया और समय की सीमा बहुत कम रखी। अनुज कई रातों तक सोया नहीं। उसकी तबीयत खराब होने लगी, पर उसने माँ को फ़ोन करके अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाई। वो याद करता था कि कैसे माँ ने संजीव के जाने के बाद बुखार में तपते हुए भी स्कूल जाकर पढ़ाया था ताकि उनकी फ़ीस भरी जा सके। अनुज ने अपनी सारी ऊर्जा काम में झोंक दी। उसने न केवल प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया, बल्कि कंपनी को करोड़ों का मुनाफा भी दिलाया। जब उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तो उसने स्टेज पर खड़े होकर बस इतना ही कहा, ये अवार्ड मेरी उस माँ के लिए है जिसने मुझे गिरना सिखाया ताकि मैं खुद उठना सीख सकूं। जब अनुज को पता चला कि तन्वी घर छोड़कर माँ के पास आ गई है तो वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने अगले ही दिन की टिकट बुक कराई। उसे पता था कि उसकी माँ फिर से एक युद्ध लड़ रही है, तन्वी के भविष्य को बचाने का युद्ध, और इस बार वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि माँ कभी पुरानी या दकियानुसी नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा वट वृक्ष होती है जिसकी जड़ें कितनी भी पुरानी हों, उसकी छाया हमेशा ताज़ी और सुकून देने वाली होती है। अगले दिन सुबह सुबह घर के बाहर एक टैक्सी रुकी। अनु और तन्वी दोनों हैरान थे। टैक्सी से अनुज उतरा। उसे देखते ही अनु के चेहरे पर वो चमक आ गई जो बरसों से गायब थी। अनुज अमेरिका से बिना बताए आया था। माँ, वो दौड़कर आया और माँ के गले लग गया। अनु की कठोरता एक पल में बह गई। अनुज ने तन्वी को देखा और माहौल की गंभीरता को समझ गया। उसने तन्वी का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, माँ के तरीके पुराने हो सकते हैं पर उनके इरादे कभी गलत नहीं होते। मुझे आज भी याद है जब मैं अमेरिका जाने वाला था और आपने मुझे डांटा था, तब मुझे बुरा लगा था, पर वहाँ की चकाचौंध में जब मेरे दोस्त नशे और गलत रास्तों पर भटके, तब मुझे आपकी वही बुरी माँ वाली बातें याद आई जिन्होंने मुझे बचा लिया। अनुज की बातों ने तन्वी के अहंकार की आखिरी दीवार भी गिरा दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गई कि अभय उसे रोकना नहीं चाहता था, बल्कि वो उसे उस दलदल से बचाना चाहता था जिसमें उसके खुद के मामा गौरव डूब गए थे। तन्वी रोती हुई अनु के पास गई और उसके पैरों में सिर रख दिया। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं सच में बहुत नादान थी। आपने मुझे पंख दिए पर मैं उड़ान की दिशा भूल गई थी। अनु ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। आज बरसों बाद माँ और बेटी के बीच की वो दीवार ढह गई थी। अनु ने तन्वी से कहा, बेटी, माँ कभी बुरी नहीं होती, बस उसे कभी कभी कड़वी दवा बनना पड़ता है ताकि उसकी संतान को मीठा भविष्य मिल सके। तन्वी ने उसी समय अभय को फ़ोन किया। अभय, जो पूरी रात बेचैनी में बिता चुका था,
तुरंत उसे लेने आ गया। जब तन्वी अपना सूटकेस लेकर बाहर निकल रही थी तो उसकी आंखों में ग्लानि नहीं बल्कि एक नया संकल्प था। उसने अभय का हाथ थामा और अनु की ओर मुड़कर कहा, माँ, अब मैं समझ गई हूँ। अनुशासन कैद नहीं बल्कि घर को स्वर्ग बनाने का आधार है। अभय ने सासू माँ के पैर छुए और वादा किया कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। अनुज ने भी कुछ दिन माँ के साथ बिताने का फैसला किया। घर में फिर से वही रौनक लौट आई थी जो संजीव के जाने के बाद खो गई थी। अनु को लगा जैसे उसका जीवन सफल हो गया। उसके दोनों बच्चे न केवल आर्थिक रूप से सफल थे बल्कि अब वे संस्कारों की अहमियत भी समझ चुके थे। 6 महीने बीत गए। अनु का रिटायरमेंट का दिन आ गया। कॉलेज में एक भव्य समारोह हुआ जहां उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के सम्मान से नवाजा गया। शाम को जब वो घर लौटी तो घर फूलों से सजा हुआ था। तन्वी, अभय और अनुज सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। अनु अपनी कुर्सी पर बैठी संजीव की तस्वीर को निहार रही थी। उसे लगा जैसे संजीव तस्वीर से मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो, तुमने कर दिखाया अनु। अब उसे आप बहुत बुरी हो माँ के शब्दों से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि उन शब्दों के पीछे ही उसके बच्चों की सफलता और सुरक्षा छिपी थी। सूरज ढल रहा था पर अनु के मन में एक नई सुबह की रोशनी थी। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी पन्ने पर लिखा, एक माँ को बुरा बनना पड़ता है ताकि उसकी संतान अच्छी बन सके। मेरी बुराई ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अनु की नम आंखों में अब संतुष्टि थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो केवल एक सफल माँ के चेहरे पर ही हो सकती है। समय अपनी गति से बहता रहा। तन्वी और अभय के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अन्विता। वहीं अमेरिका से अनुज भी अपनी पत्नी और बेटे आर्यन के साथ कुछ समय बिताने भारत आया। अनु का घर जो वर्षों तक खामोश रहा था अब बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। अनु अब नानी और दादी बन चुकी थी। तन्वी ने गौर किया कि अनु अब बच्चों के साथ बहुत नरम थी। वो उन्हें घंटों कहानियाँ सुनाती, उनके साथ पार्क में टहलती। एक दिन तन्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, आप हमारे साथ तो बहुत सख्त थीं, पर अन्विता और आर्यन को तो आपने सिर पर चढ़ा रखा है। क्या अब आपको अनुशासन की चिंता नहीं? अनु ने अन्विता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, नीम का फल कड़वा होता है ताकि वो बीमारियों से बचा सके, पर उसकी छाँव हमेशा ठंडी और मीठी होती है। तुम दोनों अब मजबूत दरख्त बन चुके हो। अब मुझे बस इन कोंपलों को प्यार की धूप देनी है। अनु अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा उन बच्चों की पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया था जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। वो अक्सर कहती, संजीव होते तो यही चाहते। एक शाम जब पूरा परिवार बरामदे में बैठा चाय पी रहा था तो अनु ने दूर आकाश में डूबते सूरज को देखते हुए कहा, कितनी अजीब है ना ये दुनिया, सब कुछ चलता रहता है। आज मुझे उस दिन का मर्म समझ आ रहा है जब मैंने पहली बार तुम दोनों को बुरी माँ कहते सुना था। उस दिन मुझे लगा था कि मैं हार गई, पर आज तुम्हें एक साथ हंसते खेलते और जिम्मेदार इंसानों के रूप में देखकर लगता है कि मैं जीत गई। उस शाम की खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। तन्वी ने माँ का हाथ थाम लिया और उसे अपने कंधे पर टिका लिया। कुछ महीनों बाद एक शांतिपूर्ण सुबह अनु ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो नींद में ही संजीव के पास चली गई। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित शांति थी, जैसे कोई योद्धा अपनी जंग जीतकर गहरी नींद सो गया हो। अंतिम विदाई के समय पूरा शहर उमड़ पड़ा था। उसके छात्र, उसके सहकर्मी और वे गरीब बच्चे जिन्हें उसने पढ़ाया था। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो था जो तन्वी और अनुज की आंखों में था। अभय ने जब अपनी बेटी अन्विता को गोद में उठाया तो अन्विता ने पूछा, पापा, नानी कहाँ गई? अभय ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, नानी एक तारा बन गई है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती रहेंगी। आज भी जब कभी तन्वी या अनुज अपनी ज़िंदगी के किसी चौराहे पर खुद को भटकता हुआ पाते हैं तो उन्हें अनु की वही सख्त लेकिन ममतामयी आवाज़ सुनाई देती है, गलत रास्तों पर पैर मत रखना बच्चों, मंजिल गंदी हो जाएगी। वो बुरी माँ मर कर भी अपने बच्चों के संस्कारों में आज भी जीवित है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।